नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक भट्ट और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलिफाइड में। आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन डायग्राम से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है क्लास 9th की साइंस की बुक से। चैप्टर 1 जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम दिया है हम उसको डिकोड करेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि उसमें दी गई है और नॉर्मली हम उसे नहीं पढ़ते हैं तो उसको भी हम थोड़ा जान लेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। तो शुरू करते हैं अपने पहले डायग्राम के साथ। देखिए, फर्स्ट डायग्राम ये दिया हुआ है बुक में एंड इस डायग्राम में 3 स्टेट्स दिखाई गई हैं मैटर की। ठीक है, नॉर्मली ये हमें पता होता है कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड की पहले बात कर लेते हैं। देखिए, जो सॉलिड है वो ऐसी स्टेट है जिसमें वॉल्यूम फिक्स होता है, वॉल्यूम इज़ फिक्स एंड शेप इज़ फिक्स। तो यानी एक डेफिनेट शेप होता है। मींस अगर कोई सॉलिड है तो उसका जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होगा उसका शेप चेंज नहीं होगा और उसका वॉल्यूम भी रहेगा। साथ ही साथ कुछ डिस्टिंक्टिंग बाउंड्रीज भी होती हैं। मीन्स एक शेप है तो एक बाउंड्री भी होगी। तो सॉलिड एक ऐसा मैटर होता है। अब इसमें जब ये सॉलिड है, इसमें डेफिनेट शेप है, इसका डेफिनेट वॉल्यूम है, तो इसमें जो ये पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, जिस वजह से इनके बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं हो पाती है और इसलिए इसे डिस्ट्रॉय करना या फिर इसे कोई नुकसान पहुंचाना वो मुश्किल हो जाता है। यानी वो एक रिजिड मैटर की तरह एक्ट करता है सॉलिड। बात करें अगर हम लिक्विड की, तो लिक्विड में क्या होता है, शेप फिक्स नहीं होता है। देखिए, जैसे पानी है फॉर एग्जांपल, तो उसका कोई शेप नहीं है बट उसका वॉल्यूम है। अगर 1 लीटर हम पानी कहें तो वो पानी 1 लीटर ही रहेगा, चाहे आप उसे एक बड़ी बाल्टी में डालें, चाहे आप उसे पूरे कमरे में फैला दें, तो वो उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगा। यानी वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहेगा, शेप चेंज होता रहेगा जिस भी आप कंटेनर में डालें। तो इसी वजह से ये जो नॉन रिजिडिटी है, मींस वो रिजिड नहीं है, उस वजह से हम जो लिक्विड होता है हम उसे फ्लूइड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ लिक्विड की बता दूं। देखिए, लिक्विड जो है वो एकमात्र एक ऐसा मैटर है जो कि कॉन्क्लूड किया जा सकता है और जिसके अंदर सारे मैटर डिफ्यूज़ किए जा सकते हैं। डिफ्यूज़ मीन्स मिलाए जा सकते हैं। अब देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सॉल्ट है एंड हम सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर रहे हैं, तो वाटर क्या है, H2O लिक्विड है। ठीक है, तो मिक्स करते रहेंगे आप तो वो उसके साथ घुल के मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्ट एक सॉलिड फॉर्म में यानी पाउडरी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। सेम यही चीज़ आप अगर ये देखिए कि हम हर किसी को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है। तो हम तो सांस ले रहे हैं जो कि हम एयर से ले रहे हैं, बट जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको भी तो सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो वो कहाँ से लेते हैं, वो वाटर से लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो O2 है, ऑक्सीजन है, वो वाटर में भी डिज़ोल्व हो सकती है। तो इट मीन्स जो लिक्विड है उसके अंदर सॉलिड भी डिज़ोल्व हो सकता है और उसके अंदर गैस भी डिज़ोल्व हो सकता है। तो इसी वजह से हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है लिक्विड्स का वो सॉलिड के मुकाबले ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सॉलिड और गैस दोनों ही डिज़ोल्व हो सकती हैं, डिफ्यूज़ हो सकती हैं। तो ये थी बात लिक्विड की। और इसके अंदर जो रिजिडिटी कम होती है, ठीक है, जिस वजह से हम इसे फ्लूइड कहते हैं, और उसी वजह से रिजिडिटी कम होने की वजह से इनके मैटर्स जो हैं, इनके पार्टिकल्स जो हैं, उनके अंदर जो मॉलिक्यूलर स्पेस है वो थोड़ा ज़्यादा होता है और ये थोड़ा फ्री मूव कर पाते हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो ये रेड और एरोज हैं ये गैप दिखा रहे हैं। इट मीन्स गैप है, किससे, सॉलिड से ज़्यादा गैप है और ये मूवमेंट कर सकते हैं। इसी मूवमेंट की वजह से ये अपना शेप भी चेंज कर सकते हैं। अगर ये मूवमेंट ही ना होता तो शेप भी लिक्विड का चेंज नहीं होता और लिक्विड भी एज ए सॉलिड एक्ट करता। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए गैस एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर जो पार्टिकल स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और इसी ज़्यादा की वजह से इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है वो भी ज़्यादा होती है। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी की वजह से हम गैस को एज ए अदर सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो हाई कंप्रेसिबिलिटी है, कंप्रेसिबिलिटी मीन्स किसी चीज़ को
हम ये कहते हैं ना कि हम किसी चीज़ को कितना कंप्रेस कर सकते हैं, यानी दबाव दे सकते हैं, तो गैस में सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकुलर के अंदर जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड। इसी वजह से जो हम घर में गैस यूज़ करते हैं, जो जिसे हम एलपीजी भी कहते हैं, वो भी लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। इट मीन्स जो आपका एक सिलेंडर है उसके अंदर 36 किलो गैस, 36 केजी के आसपास गैस फिल हो सकती है। और सेम चीज़ हम जो सीएनजी अब गाड़ियों में यूज़ कर रहे हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो वो भी आपने देखा होगा कि काफ़ी सीएनजी बहुत लॉन्ग टर्म तक चल जाती है, तो वो कंप्रेस्ड है, यानी उसकी कंप्रेसिबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी है। एक चीज़ मैं आपको एग्जांपल दूं, एक प्रॉपर्टी और गैस की है। देखिए, जब खाना बनता है किचन में, तो चाहे आप किचन में हो ना हो, आपके कमरे तक खाने की खुशबू पहुंच जाती है। अब ये चीज़ देखिए कि जब जो गैस है वो जब हॉट गैस के साथ रिएक्ट करती है, या फिर एक हॉट गैस अदर गैस के साथ मिलती है, तो वो क्या करती हैं, उनके बीच में जो पर्टिकुलर का स्पेस है वो ज़्यादा है, और उस वजह से वो क्या है, वो टकराती भी है, हाई स्पीड में चलती हैं इधर उधर, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है, और उसी वजह से वो एक दूसरे मॉलिक्यूल से, एक दूसरे पार्टिकल से टकराती हैं, जिस वजह से वो बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकती हैं बहुत ही कम टाइम में। मीन्स आपके घर में अगर पनीर की सब्जी बनी किचन में और वो गर्म हुई, और थोड़ी देर में, कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपके रूम तक वो पनीर की खुशबू आ गई। तो कैसे आई? पनीर के वेपर्स जो निकले, गैस इस फॉर्म में निकला, वो तुरंत ऑक्सीजन के साथ, जो एयर में ऑक्सीजन है उसके साथ कोलाइड हुआ, और वो उसने टकरा के इतनी तेज़ी से पूरे घर में वो खुशबू को फैला दिया। तो ये जो गैस होती है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि बहुत फास्ट डिफ्यूज़ होती है किसी भी अदर गैस फॉर्म में। तो ये थी गैस की प्रॉपर्टीज़। तो 3 चीज़ें थी, ये हमने इसमें जाना। अब हम बात करते हैं अगले डायग्राम की। अगला डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इस डायग्राम में ये दिखाया गया है कि जो इंटरकन्वर्जन है स्टेट ऑफ मैटर के बीच में, वो उनका क्या क्या नाम होता है और किस किस प्रकार के होते हैं। तो जो सिंपल है, जैसे वेपराइजेशन, इवोपोरेशन भी हम उसे कहते हैं, कंडेंसेशन, ये सिंपल है। बट जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आए हैं, जैसे फ्यूज़न। फ्यूज़न बहुत कम लोगों को पता होता है कि जब सॉलिड से लिक्विड में कोई चीज़ कन्वर्ट हो रही है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि फ्यूज़न हो रहा है, और जब लिक्विड से दोबारा सॉलिड में आ रहा है तो उसे हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिए, फ्यूज़न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसे हमें नहीं भूलना है। लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट होता है तो उसे हम वेपराइजेशन कहते हैं, या आप उसे इवोपोरेशन भी कह सकते हैं। और गैसियस से जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। मीन्स अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो पानी को जब हम उबालते हैं तो पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस फॉर्म में हो जाता है, तो वेपराइजेशन होता है। और उसी पानी के ऊपर आप एक प्लेट रख दो तो वो वेपर दोबारा से बदल के कंडेंस होकर दोबारा पानी बन जाता है, ठंडा होकर पानी बन जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, जब सॉलिड से गैस में कोई चीज़ कन्वर्ट होती है, डायरेक्ट कन्वर्जन, यानी बीच में लिक्विड इनका इंटरफेस नहीं आया, तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने को सब्लिमेशन कहते हैं। ये इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। और गैस से दोबारा से सॉलिड में बनना, इसे हम डिपोजिशन कहते हैं। तो हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, बुक में ही दिया हुआ है। सॉलिड से यहाँ पे दिखाया गया है कि सब्लिमेशन हो रहा है किसका? एमोनियम क्लोराइड का। तो एमोनियम क्लोराइड एक एग्जाम्पल है, इसका फॉर्मूला आप याद रखिए, NH4Cl, ये इसका फॉर्मूला होता है एमोनियम क्लोराइड का। तो एमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन हो रहा है, मींस ये अभी यहाँ पे देखिए पाउडरी फॉर्म में है, और इसे हीट अप किया गया तो ये डायरेक्ट गैसियस में कन्वर्ट हो गया, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आया। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का। इस टाइप के छोटे छोटे एग्जाम्पल बुक में दिए रहते हैं और हम इन पर ध्यान नहीं देते हैं, और ये क्वेश्चन बन जाता है, फिर हमें लगता है कि पता नहीं कहाँ से आया है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए। अब ये देखिए, ये गैसियस फॉर्म में यहाँ से वेपर इसके बने, और कुछ तो ये यहाँ कॉटन प्लग में डिपॉजिट हो गया डायरेक्ट, और कुछ ये क्या है कि डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से ये जो गैस बनी, ये यहाँ इसके सरफेस पे आ गई, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिपोजिशन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, गैस डायरेक्ट जब सॉलिड में बन गई, तो यहाँ पे तो ये पाउडरी फॉर्म में था, तो ये आप इसे कह सकते हैं कि सॉलिड फॉर्म में था, लिक्विड तो नहीं कहेंगे इसे, आप कह सकते हैं सॉलिड फॉर्म में था। तो इसको हीटअप किया तो ये गैसियस में कन्वर्ट हो गया, यानी यहाँ पे जो हो रहा है प्रोसेस, ये सब्लिमेशन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे और जो प्रोसेस हो रही है, ये सॉलिडिफिकेशन हो रही है, या फिर डिपोजिशन हो रही है, जो सॉलिडिफाई हो गई गैस, जो इसके बीकर के फनल के बाहर के सरफेस पे लग गई। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। एक चीज़ और मैं जो आपको बताऊं,
इवोपोरेशन से थोड़ा रिलेटेड है तो उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जो इवोपोरेशन है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बट क्वेश्चंस आया था तो मैंने इस चीज़ को इंक्लूड कर दिया। इवोपोरेशन के अंदर कब इवोपोरेशन ज़्यादा और कम होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो एक बुक में दिया हुआ है कि जब ह्यूमिडिटी में डिक्रीज़ होता है, ह्यूमिडिटी के अंदर जब डिक्रीज़ होता है तो इवोपोरेशन क्या होता है, ये आप बताइए। इवोपोरेशन हाई होगा या इवोपोरेशन लो होगा? तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? देखिए, जब जो एटमॉस्फेयर है यानी जो एयर है उसके अंदर वाटर वेपर मौजूद अगर ज़्यादा मात्रा में हो तो उसे हम कहते हैं कि ह्यूमिडिटी हो गई, यानी पानी की मात्रा एयर में ज़्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल्स की, वाटर वेपर की। तो जब ऑलरेडी इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है यानी वाटर वेपर ज़्यादा है तो इवोपोरेशन क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा? बिल्कुल ठीक, इवोपोरेशन कम होगा क्योंकि ऑलरेडी मौजूद है। और इवोपोरेशन से क्या होता है, वेपर भी तो जब लिक्विड इवोपोरेट होता है वो अपने साथ कुछ वेपर फॉर्म लेके जाता है, लिक्विड फॉर्म लेके जाता है, ये लेके जाता है, ह्यूमिडिटी लेके जाता है, वाटर वेपर लेके जाता है, तो वो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की क्वांटिटी को बढ़ाता है। बट जब पहले से बड़ी होगी तो इवोपोरेशन का रेट कम हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो इवोपोरेशन कम हो जाता है और ह्यूमिडिटी कम होने से इवोपोरेशन बढ़ जाता है। एक एग्जांपल और है, इधर पे देखिए, पेन का कलर चेंज करता हूँ सबसे पहले तो। कहाँ पे है पेन, इसको कर देते हैं ब्लू, ठीक है। तो जब इंक्रीज होती है विंड स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी, यानी हवा तेज़ी से चलेगी, तो क्या होगा, इवोपोरेशन तेज़ी से होगा या स्लो होगा? अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, छत में जब हम कपड़े डालते हैं, गीले कपड़े, और हवा तेज़ होती है तो कपड़े तेज़ी से सूखते हैं। क्यों? क्योंकि जो कॉमन ऑब्जर्वेशन यही देखी गई है कि कपड़े तेज़ी से सूख जाते हैं। अब ये किस वजह से होता है? देखिए, जो हवा है वो अपने साथ वाटर वेपर जो है, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे आपने कपड़े सुखाए हैं, ये आपने पजामा सुखाया है अपना और ये गीला है अभी, ठीक है, और यहाँ पे ये हवा है, इसके चारों तरफ तो हवा होगी और इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर वेपर की फॉर्म में होंगे, जो हमें दिखते नहीं है, जिसे हम ह्यूमिडिटी भी कहते हैं। तो जब हवा तेज़ी से आएगी तो वो यहाँ पे जो वाटर वेपर है उनको उड़ा के ले जाएगी, यानी उनको शिफ्ट कर देगी आगे की तरफ, दूसरी जगह। तो उस वजह से यहाँ पे जो वाटर वेपर है उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी और जो आपका क्लोथ है, जो गीला कपड़ा है, उस पे से जो वाटर वेपर इवोपरेट होगा उसका रेट इंक्रीज हो जाएगा ताकि सराउंडिंग में जाने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से, हवा की वजह से जब इंक्रीज होती है स्पीड की तो इवोपरेशन का रेट भी बढ़ जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए आपको ये सीरीज़ कैसे लग रही है, और कोई स्पेसिफिक आपको अगर चीज़ जाननी है तो आप ज़रूर हमें बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, जो कि चैप्टर 2 है साइंस की बुक का, और उसको हम जानेंगे। चैप्टर 2 का नेम है इज़ मैटर अराउंड द स्फीयर। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।